भगवान। प्रथम प्रश्न पत्र भाग 2। प्रथम प्रश्न पत्र भाग 2 प्रश्न 21। सूजक रोग की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। सूजक रोग की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। उत्तर: सूजक यह रोग अत्यधिक सहवास से उत्पन्न होता है। इसमें योनि मार्ग में जलन होती है तथा तरल पदार्थ निकलता रहता है जिसका रंग पानी जैसा व पीला होता है। यह रोग हो जाने पर पेशाब करने में काफ़ी तकलीफ होती है। इसकी प्राकृतिक चिकित्सा: नीम के गुनगुने पानी का एनिमा तथा नीम के ठंडे पानी का मेहन स्नान प्रतिदिन लें। ठंडा कटी स्नान 10-15 मिनट का सुबह शाम लें। शक्ति के अनुसार सुबह शाम खुली हवा में सैर करें। आहार: रसाहार फलाहार पर लगभग 2-3 महीने तक रहें। प्रश्न 22 गर्भावस्था के लक्षण लिखो। प्रश्न 22 गर्भावस्था के लक्षण लिखो। उत्तर: स्त्री का मासिक धर्म रुक जाता है। दूसरा, सुबह उठते ही उल्टी की इच्छा होती है। यह गर्भावस्था के दूसरे-तीसरे महीने में बढ़ जाती है। तीसरा, बार बार पेशाब की शंका बनी रहती है। चौथा, पेट बड़ा हो जाता है। पांचवा, स्तन भारी होने लगते हैं। छठा, 5वें महीने में शिशु की हलन चलन महसूस होने लगती है। फिर से देखेंगे। प्रश्न है गर्भावस्था के लक्षण लिखो। उत्तर है स्त्री का मासिक धर्म रुक जाता है। दूसरा, सुबह उठते ही उल्टी की इच्छा होती है। यह गर्भावस्था के दूसरे-तीसरे महीने में बढ़ जाती है। तीसरा, बार बार पेशाब की शंका बनी रहती है। चौथा, पेट बड़ा हो जाता है। पांचवा, स्तन भारी होने लगते हैं। छठा, 5वें महीने में शिशु की हलन चलन महसूस होने लगती है। प्रश्न 23 रजो निवृत्ति से क्या समझते हो। प्रश्न 23 रजो निवृत्ति से क्या समझते हो। उत्तर: रजो निवृत्ति मासिक धर्म के रुकने को ही रजो निवृत्ति कहते हैं। करीब 40 से 45 की उम्र में कभी भी हो सकती है। यह स्थिति तब आती है जब स्त्री के अंडाशय में अंडाणु बनने बंद हो जाते हैं तथा गर्भाशय की परत बननी बंद हो जाती है, जो हर मासिक धर्म के सभी रक्तस्राव के रूप में निकलती है। अंडाशयों में बनने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन में धीरे धीरे आने लगती है। पिट्यूटरी ग्रंथि से आने वाले FSH हार्मोन जो मासिक स्राव के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें अंडाशय स्वीकार नहीं करते। वह क्रमशः रजोनिवृत्ति की स्थिति आ जाती है। रजोनिवृत्ति अचानक नहीं होती है, बल्कि क्रमिक प्रक्रिया की अंतिम परिणति है। स्त्री के अंडाशयों से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का निर्माण धीरे धीरे कम होता है। यह 2-3 माह से लेकर 5-6 वर्षों तक की अवधि भी हो सकती है। किसी में यह बेहद सरलता से जल्दी समाप्त होती है, तो किसी को कष्टपूर्ण लक्षणों से गुजरना पड़ता है। रक्तस्राव किसी को अनियमित या कम होता है, तो किसी को अधिक होता है। रजोनिवृत्ति के पहले मानसिक व स्नायुविक लक्षण होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, 40 वर्ष के बाद कभी भी अचानक नींद असामान्य हो जाती है, जिसका अर्थ है कि अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव असंतुलित होने लगा है। दूसरा, हार्मोन के असंतुलन के कारण रक्तस्राव कभी अधिक कभी बहुत कम होता है। किसी को 2 मासिक धर्मों के बीच समय का संतुलन बिगड़ जाता है। किसी को पहले तथा किसी को निर्धारित समय के बाद मासिक धर्म आता है। किसी को लगातार 10 दिनों तक रक्तस्राव हो सकता है। तीसरा,
बारी बारी से ठंडा और गर्म पसीना आ सकता है। चौथा, हृदय की धड़कन बढ़ सकती है। पांचवा, योनि मार्ग में शुष्कता आ सकती है। छठा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। सातवां, असुरक्षा की भावना विकसित हो सकती है। आठवां, अधिक तनाव की स्थिति में हिस्टीरिया का शिकार हो जाना। नौवां, शारीरिक कमजोरी महसूस करना। 10वां, जी मचलाना, उल्टियां होना, कब्ज, मुंह का जायका खराब रहना आदि। इसके उपचार: मेहन स्नान 10 मिनट का तथा ठंडा कटी स्नान 15 मिनट तथा पेड़ों पर 30 मिनट मिट्टी की पट्टी देनी चाहिए। नियमित योगाभ्यास, प्राणायाम व प्रातःकालीन सैर करें। इससे रजोनिवृत्ति के दौरान पैदा होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। प्रश्न 24, मानसिक तनाव क्या है? इस रोग से छुटकारे के उपाय लिखो। प्रश्न 24, मानसिक तनाव क्या है? इस रोग से छुटकारे के उपाय लिखो। उत्तर: मनुष्य के अधिकांश दुख काल्पनिक और भावी अनिष्ट की आशंका के कारण पैदा होते हैं। मनुष्य के अधिकांश दुख काल्पनिक और भावी अनिष्ट की आशंका के कारण पैदा होते हैं, किंतु कल किसने देखा है? वह आपके लिए आशा का सुखद संदेश भी ला सकता है और निराशाजनक वेदना भी। अतः इसलिए कल की परवाह किए बिना गया वह समय कितना ही दुखद या सुखद क्यों न रहा हो, वर्तमान में उसकी कोई अहमियत नहीं है। अतः इसलिए कल की परवाह किए बिना गया वह समय कितना ही दुखद या सुखद क्यों न रहा हो, वर्तमान में उसकी कोई अहमियत नहीं है। जो समय आने वाला है वह भविष्य के गर्भ में है। मनुष्य जीवन का जो क्षण जीवित है वह है वर्तमान। इसलिए वर्तमान में रहकर वर्तमान को सुंदर बनाएं, जिससे भविष्य खुद संवर जाएगा। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, इच्छा, महत्वाकांक्षा, कटुता, चिंता ये सभी मानसिक तनाव को बढ़ाने में सबसे आगे हैं। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में कुछ भी व्यक्ति ही होंगे जो तनाव से ग्रसित न हो, अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी अशांति, उलझन, निराशा व भय से ग्रस्त है। मानसिक तनाव विश्वव्यापी समस्या है जो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। अत्यधिक तनाव की स्थिति में व्यक्ति अपने विवेक पर संतुलन नहीं रख पाता। ये कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। यह निर्विवाद है कि हर व्यक्ति के जीवन में आशा, निराशा, जय, पराजय, सफलता, सुख दुख धूप छांव की तरह है। अतः यदि हम अपने अनुकूल समय में प्रसन्न रहें और प्रतिकूल समय में दिमाग पर तनाव पैदा कर लें, ये उचित नहीं है। हमें हर परिस्थिति का बहुत दृढ़ता एवं धीरज से मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कहा भी है, चिंता चिता बनाती है, इसीलिए सावधान हो जाइए। जब चिंताग्रस्त हो जाएं, सबसे पहले हमें कारण ढूंढना चाहिए और उससे छुटकारा पाने का उपाय ढूंढना चाहिए। मानसिक तनाव से छुटकारे के उपाय। मानसिक तनाव से छुटकारे के उपाय: पहला, जब आप किसी परेशानी, चिंता या क्रोध से घिरे हों तो उसे अपने मन में ना रखें। दूसरा, अपना कुछ समय अकेले गुजारें, संगीत आदि कार्यक्रमों में लगाएं। तीसरा, आपको कुछ कार्यों को करने में निरंतर असफलता मिल रही हो तो आपको निश्चित रूप से निराशा होगी, किंतु आप असफलता के कारणों को ढूंढें, उन्हें दूर करें। चौथा, जीवन में अभाव होने से मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। अभाव किसी भी वस्तु का हो सकता है। आप इस अभाव को दूर करने की कोशिश करें। पांचवा, अतीत की घटनाओं, असफलताओं पर पश्चाताप करना उचित नहीं है। सर्वाधिक उपयुक्त बात तो यह है कि हम वर्तमान के लिए सजग रहें। छठा, सफलता प्राप्त करने, आत्मविश्वास जागृत करने
व्यस्त रहने के लिए यह आवश्यक है कि काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। जीवन में हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। 7वां, जीवन में असफलता से कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता, असफलता, निराशा, सुख दुख धूप छांव की तरह हैं। इसी से पता चलता है कि अभी कुछ कमी है। 8वां, तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय पूरी नींद लेना है। 9वां, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रातः काल घूमने जाना चाहिए एवं सायंकाल भी टहलना फायदेमंद रहता है। यदि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हम बहुत कुछ मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। दौड़ना मानसिक तनाव तथा अवसाद को कम करता है। दौड़ना मानसिक तनाव तथा अवसाद को कम करता है। खेल वैज्ञानिक के अनुसार दौड़ने वाले खिलाड़ियों में मानसिक तनाव ना के बराबर होता है। पुरुषों और महिलाओं में दौड़ने की प्रवृत्तियां अलग अलग कारणों से संबंधित हैं। दोनों को व्यायाम से मिलने वाले लाभ में अंतर देखा गया है। दौड़ना अपने आप में एक अच्छा व्यायाम है। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दौड़ने का व्यायाम अनियमित रूप से किया जाए तो इससे बहुत ही फायदे हैं। इसके साथ साथ प्राकृतिक आहार पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, और जब आत्मा शुद्ध होगी तो मन भी शांत रहेगा। जिस शरीर में शांत मन हो उसे तनाव तो छूकर भी नहीं जा सकता। प्रश्न 25, नक्सीर रोग की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। प्रश्न 25, नक्सीर रोग की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। उत्तर, छोटे बच्चे हो या बड़े, किसी को भी कभी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। नाक से खून आते हुए देखकर कई लोग घबरा जाते हैं। उस समय अपने आप पर काबू रखते हुए खून आने से रोकने के उपाय सोचने चाहिए और तत्परता से उसमें लग जाना चाहिए। नाक से खून आने को सामान्य बोलचाल की भाषा में नक्सीर आना कहते हैं। दोनों नाक को विभाजित करने वाली दीवार को सेप्टम कहते हैं। इस आगे के भाग में स्थित एक विशेष प्रकार का हिस्सा होता है जिसे लिटिल्स एरिया कहते हैं। यह स्थान नाक में जाने वाली अनेक प्रकार की रक्तवाहिनियों की शाखाओं के द्वारा आपस में मिलने से बनता है। अतः रक्तवाहिनियों की अधिकता से ही इस स्थान से रक्तस्राव प्रायः हुआ करते हैं। तेज गर्मी, तेज धूप, लू लगने, मौसम की खुश्की, मानसिक तनाव, दिमाग की नसों पर ज़्यादा जोर देना, अत्यधिक गर्म तासीर की खाद्य वस्तुओं का सेवन, तेज मिर्च मसाले, अत्यधिक मद्यपान, क्रोध, अधिक तेज बोलना, अत्यधिक पर्यावरण प्रदूषण तथा जीवन शक्ति की कमी से व तेज चीखने से नाक में से खून आने लगते हैं। नाक से खून आने के और भी अनेक कारण हो सकते हैं। इन्हें दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है स्थानीय कारण, दूसरा है सार्वदेहिक कारण। पहला है स्थानीय कारण, दूसरा है सार्वदेहिक कारण। पहला स्थानीय कारण, किसी भी प्रकार की बीमारी के कारण नाक से खून का स्राव हो सकता है, जैसे खुरचने, चोट लगने, कंकड़, कीड़े मकोड़े आदि से नाक में क्षति होने से रक्तस्राव हो सकता है, जो स्थानीय कारण है। दूसरा है सार्वदेहिक कारण। शरीर में अन्य किसी बीमारी के परिणाम स्वरूप नाक से खून आ सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप, तेज बुखार, टाइफाइड, ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया तथा विटामिन सी की कमी व विटामिन के की कमी के कारण भी नाक से रक्त आ सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ साइड इफेक्ट करने वाली दवाइयों से भी नक्सीर आ सकती है। नक्सीर की प्राकृतिक चिकित्सा। पहला, रोगी को तुरंत आराम से लेट जाना चाहिए। सिर के नीचे तकिया लगाकर पीली मिट्टी को गीला कर सूंघने से नक्सीर आना बंद हो जाती है। दूसरा, नक्सीर आने पर सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें अथवा बर्फ रखनी चाहिए। इससे तत्काल खून आना बंद हो जाता है। तीसरा, फिटकरी के बारीक पाउडर को थोड़े से पानी में घोलकर नाक में टपकाने से थोड़ी ही देर में खून आना बंद हो जाता है।
अन्यत्र कहीं भी रक्तस्राव होता हो तब भी फिटकरी लगाने से खून आना तत्काल रुक जाता है। प्रश्न 26, पैरों में सूजन क्यों आती है? प्रश्न 26, पैरों में सूजन क्यों आती है? उत्तर, काफ़ी लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहने से, बस या ट्रेन में सफ़र करते समय पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने से बहुत से लोगों के पैरों में सूजन आ जाती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पैर सो गया। पैर को थपथपाने पर कुछ देर बाद स्थिति सामान्य हो पाती है। यह समस्या विशेषकर मोटी महिलाओं में पाई जाती है। चिकित्सक से सलाह लेने पर पता चलता है कि रक्त का संचार पैर की तरफ ठीक तरह से न होने से यह समस्या आती है। पैरों में सूजन आने के बहुत आवश्यक हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। पैरों में सूजन आने का पहला कारण है शरीर का अधिक वजन होना, जिसके कारण शारीरिक श्रम बहुत कम होती है और यह समस्या आती है। दूसरा प्रमुख कारण है कोई भी व्यवसाय या अन्य कार्य करते समय बहुत देर तक एक ही स्थिति में बैठना, जिसके कारण रक्त नलिकाओं में दबाव पड़ता है और रक्त संचार ठीक नहीं हो पाता है। तीसरा कारण है गुर्दों की कार्य क्षमता में कमी होना, जिसके कारण पेशाब पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता और जमा होना शुरू हो जाता है। इसके कारण पैरों में सूजन आती है। खून में यूरिया की जांच करा के इसका पता लगाया जा सकता है। यदि इसके कारण ये स्थिति आती है तो गुर्दे का इलाज कराना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के पैरों में सूजन अधिक आती है। यह प्रौढ़ावस्था का रोग है। इसका कारण है महिलाओं में अंतरस्रावी ग्रंथि द्वारा निकलने वाले प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का अधिक निकलना। इन हार्मोन के शरीर में अधिक निकलने से शिराओं में ढीलापन आ जाता है और पैरों में सूजन हो जाती है। पैरों में सूजन न आए इसके लिए हमें चाहिए कि पैरों में रक्त संचालन ठीक होता रहे, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला, नियमित पैदल चलने की आदत डालें, जिससे वजन भी कम होगा और रक्त का प्रवाह भी ठीक रहेगा। दूसरा, एक ही स्थिति में देर तक न बैठें, पैरों में हलचल करते रहें। तीसरा, तैरने से भी रक्त संचार ठीक होता है और पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। चौथा, साइकिल चलाकर भी पैरों को सुरक्षित रखा जा सकता है। पैरों की सूजन मिटाने के लिए सोते समय पैरों को गुनगुने पानी में डालकर बैठें, फिर पैर पोंछकर सोएं। पैरों की सूजन कम हो जाएगी। प्रश्न 27, जीभ देखकर रोग का पता कैसे करें? जीभ देखकर रोग का पता कैसे चलता है? प्रश्न 27, जीभ देखकर रोग का पता कैसे चलता है? प्रश्न 27, जीभ देखकर रोग का पता कैसे चलता है? उत्तर, स्वस्थ जीभ गीली, स्वच्छ तथा गुलाबी रंग की होती है। जीभ हमारी ज्ञानेंद्रिय है। पूरी जीभ पर एक श्लेष्मिक कला चढ़ी रहती है। जीभ का आगे का सीधा पतला तथा पीछे का भाग चौड़ा व मोटा होता है। जीभ को अपनी इच्छा अनुसार छोटा, बड़ा, पतला, चौड़ा किया जा सकता है। जीभ हमें स्वाद का अनुभव कराती है। जीभ के सिरे पर मिठास, पिछले भाग पर कड़वेपन तथा जीभ के दोनों किनारों पर खट्टेपन का बोध होता है। किसी भी स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ पर कुछ आर्द्रता रहना आवश्यक है। यदि सूखी जीभ पर कुछ डाल दे तो उसका स्वाद जीभ हमें नहीं बता सकती। जीभ के बिना बोलना असंभव है। किसी भी रोग का पता लगाने के लिए जीभ की स्वच्छता, रंग, वर्ग आदि देखते हैं। यदि जीभ का रंग सफ़ेद पड़ जाए तो कफ का प्रकोप समझना चाहिए। दूसरा, शरीर में रक्त की कमी से जीभ का रंग पीलापन लिए हुए हो जाता है। यदि रंग पीला न हो तो स्वाभाविक रंग में फीकापन आ जाता है। तीसरा, हृदय संबंधी रोगों में जीभ का रंग नीला पड़ जाता है। चौथा, पेट में कीड़े होने पर जीभ पर काले रंग के दाने उभर आते हैं। पांचवा, रोगी की जीभ का रंग यदि लाल हो तो पित्त का प्रकोप समझना चाहिए। छठा, दांतों का रोग होने पर जीभ का पिछला भाग सफ़ेद हो जाता है। सातवां, जीभ पर दाने उभरने से
पाचन शक्ति में विकृति का पता लगता है। 8वां, जीभ फटने पर जीवा रोग क्लोसाइटिस कहलाता है। 9वां, ज्वर आने पर जीभ का रंग सफेद हो जाता है तथा छोटे छोटे लाल दाने भी दिखाई दे सकते हैं। 10वां, रक्त विकार, सुजाक आदि रोगों में जीभ पर घाव हो जाते हैं। 11वां, क्षय रोग में जीभ का रंग लाल तथा बहुत खुश्क हो जाती है। 12वां, प्लीहा वृद्धि, रक्त की कमी तथा जीर्ण रोगों में जीभ का रंग सफेद तथा फीकी सी हो जाती है। स्नायु संबंधी रोगों में जीभ निश्चेतक जैसी हो जाती है। 14, यकृत संबंधी रोगों में जीभ थोड़ी सी बढ़ जाती है। 15, जीभ का स्थिर रहना दिमाग की कमजोरी का लक्षण है। 16, जीभ का अत्यधिक गीला होना पेट में छाले, कैंसर, ट्यूमर तथा दांतों की खराबी को दर्शाता है। 17, टाइफाइड में जीभ का रंग हल्का काला अथवा भूरा हो जाता है। प्रश्न 28, रोग निदान के आधुनिक तरीके लिखो। प्रश्न 28, रोग निदान के आधुनिक तरीके लिखो। उत्तर, आधुनिकता बढ़ने के साथ ही बीमारियां भी बढ़ रही हैं। प्राचीन समय में गिनी चुनी बीमारियां होती हैं थी। आधुनिकता बढ़ने के साथ ही बीमारियां भी बढ़ रही हैं। प्राचीन समय में गिनी चुनी बीमारियां होती हैं। आज अनेकों ऐसी बीमारियां हैं जिन पर अनुसंधान चल रहा है। उनका कारण ढूंढने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका परंपरागत तरीके से निदान होना संभव नहीं है। उनके लिए हमें आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट की बीमारी के लिए एंडोस्कोपी, सोनोग्राफी व अल्ट्रासाउंड, यकृत की बीमारी के लिए एलएफटी, आंतों की जांच के लिए कोलोनोस्कोपी, पथरी की जांच के लिए सोनोग्राफी, मस्तिष्क संबंधी जांच के लिए सीटी स्कैन, हृदय रोग की जांच के लिए ईसीजी, ट्रेडमिल टेस्ट, एंजियोग्राफी, रक्त संबंधी विकार के लिए खून की जांच का होना बहुत आवश्यक है। प्राकृतिक चिकित्सा में यदि रोग का सही निदान हुआ है तो इलाज निश्चित रूप से होगा। उदाहरण के लिए कमर में दर्द अनेकों कारण से होता है। यदि दर्द गुर्दे की पथरी का है और आप सामान्य कमर दर्द का इलाज मानकर इलाज कर रहे हैं तो कैसे फायदा होगा। प्रश्न 29, रोग निदान के परंपरागत तरीके लिखो। उत्तर, रोगी की चिकित्सा करने से पूर्व रोग का सही निदान होना आवश्यक है और रोग का निदान करने के लिए अनेकों परंपरागत तरीके हैं जिनके आधार पर प्राचीन समय में रोग का निर्णय लिया जाता है। रोगी की जीभ, आंखें, मुखाकृति, नाक, कान, त्वचा आदि की जांच करके अनेकों रोगों का पता चल जाता है। मुखाकृति से रोगी की मानसिक स्थिति एवं रोग की गंभीरता का ज्ञान होता है। नाड़ी की गति, श्वसन गति आदि देखकर विभिन्न रोगों की जानकारी मिल जाती है। रोगी को लिटाकर उसका पेट हल्के हाथ से दबाकर देखने से पेट, आंतों व यकृत की सूजन का पता चल जाता है। खून की कमी होने पर त्वचा की लालिमा कम हो जाती है। पीलिया होने पर त्वचा रंग पीला हो जाता है। हैजा तथा मधुमेह में त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। विष सेवन या सांप के काटने पर त्वचा नीले रंग की हो जाती है। श्वास रोग होने पर नाक में सूजन आ जाती है और गठिया के कारण नाक का अग्रभाग लाल हो जाता है। रक्ताल्पता में आंखें पीली, बुखार में लाल, पेट की बीमारी में आंखें शीशे जैसी लाल घेरे से घिर जाती हैं। आयुर्वेद के मतानुसार हमारे शरीर में स्थूल तथा सूक्ष्म रूप में कुल 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं, जिसमें 72,000 नाड़ियां स्थूल हैं। इसमें 3 प्रमुख हैं नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना हैं। नाड़ी परीक्षा से अनेकों वैद्य आपके द्वारा लिया गया आहार तथा शरीर के प्रत्येक स्थिति के बारे में बता देते हैं। नाड़ी परीक्षा पुरुष के दाएं हाथ से तथा महिला के बाएं हाथ से की जाती है। शिशु जन्म के समय नाड़ी गति 1 मिनट में 130 से 140 बार, 2 वर्ष के शिशु की 115 से 130 बार, 21 वर्ष के किशोर की 72 से 80 बार तथा वृद्धावस्था में 50 से 70 बार तक प्रति मिनट होती है। शारीरिक गठन के अनुसार इन गतियों में अंतर भी हो सकता है। इस प्रकार रोग निदान के परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल करके भी रोग
की जानकारी ली जा सकती है। प्रश्न 30, बुखार की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। आजकल उत्तर। प्रश्न 30, बुखार की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। उत्तर, आजकल बुखार होना एक आम समस्या है, लेकिन बुखार को जल्दी रोका न जाए तो यह एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। बुखार एक ऐसा तीव्र रोग है जो कब आ जाए कुछ पता नहीं चलता। साधारणतया बुखार कई प्रकार का होता है, जिनमें मियादी बुखार, मौसमी बुखार जो मौसम बदलने पर होता है, डेंगू ज्वर जो एडिस इजिप्टियाई प्रजाति के मच्छर से फैलता है, पित्त ज्वर जो एडिस वायरस से फैलता है। यह बुखार का सबसे खतरनाक स्वरूप है। साधारण बुखार हमारे शरीर में कभी भी आ सकता है। आज के इस आधुनिक युग में नए नए खाद्य पदार्थों का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है और हमने संतुलित आहार को उठाकर ताक पर रख दिया है। गलत खान पान के कारण अपना पाचन तंत्र हमने स्वयं खराब कर लिया है, जिससे मल दूषित होता जा रहा है और जब धीरे धीरे यह तीव्र रोग के रूप में इसे निकालना चाहता है। इस दूषित मल को प्राकृतिक भाषा में विजातीय द्रव्य कहते हैं। विजातीय द्रव्य अर्थात एक ऐसा तत्व जो शरीर के लिए अनावश्यक है। तीव्र रोग वह रोग कहलाते हैं जो तेजी से आते हैं और तेजी से चले जाते हैं। बुखार भी उनमें से एक है। अधिकतर लोग बुखार होने पर दवाओं का सेवन करके रोग को दबा देते हैं। शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारा पाचन तंत्र धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और आहार की पाचन ठीक से न होने के कारण मल अधपचे रूप में एकत्रित होना शुरू हो जाता है और सड़ने लगता है और यही सड़न बुखार का मुख्य कारण है। उपचार। पहला, बुखार को दूर भगाने के लिए प्राकृतिक उपचार में सबसे पहले पेट की सफाई कर संचित मल को बाहर निकालना चाहिए। इसके लिए गुनगुने पानी का एनिमा बड़ी आंत में चढ़ाकर पानी को थोड़ी देर के लिए आंतों में चढ़ा रहने देते हैं, जिससे चिपका हुआ मल छूटने लगती है तथा कड़ा मल नरम हो जाता है और आसानी से निकल आता है। यह एनिमा 2 या 4 दिन में लेने से आंतों की सफाई खूब अच्छी हो जाती है। आहार। बुखार में खाना तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में 2 क्रियाएं सतत रूप से चलती रहती हैं। पहला पोषण और दूसरा निष्कासन। क्योंकि बुखार में हम निष्कासन क्रिया अधिक करना चाहते हैं, अतः पोषण युक्त आहार कम कर देना चाहिए। बुखार के रोगी को हर 1 घंटे पर गुनगुना पानी 1 गिलास पिलाते रहना चाहिए। इस पानी को तैयार करने के लिए 3 लीटर पानी में 7 लौंग और 7 तुलसी के पत्ते डालकर उबालें और ठंडा करके रोगी को पिलाते रहें। बुखार की अवस्था पानी कमी नहीं होनी चाहिए। अधिक पानी पीने से निष्कासन क्रिया तेजी से होती है। दूसरा, बुखार की अवस्था में रोगी को ठंडी गीली चादर में लपेटकर कंबल से ढक देना चाहिए। गर्दन से ऊपर वाले भाग कंबल के बाहर रहे और एक ठंडे पानी से भीगी पट्टी सिर पर रख लें। इस लपेट को 20 से 40 मिनट तक लिया जा सकता है। गीली चादर लपेट शरीर से विष को खींच लेती है, वह गर्मी को समाप्त कर देती है। यह प्रयोग गांधी जी ने अपने बेटे पर किया था। जब उनके पुत्र का बुखार टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, तब गांधी जी ने 40 मिनट अपने बेटे को इसी गीली चादर लपेट में रखा और उसका बुखार चला गया। तीसरा उपचार। बुखारग्रस्त रोगी के सिर पर गीली पट्टी बदल बदल कर रखते हैं। एक ठंडे पानी में भीगी पट्टी पेट पर भी रख लें। ऐसा करते रहने से बुखार जल्दी उतर जाता है। बुखार की अवस्था में जब रोगी को तेज ठंड लग रही हो, तब रोगी को गर्म कपड़े कभी नहीं उड़ाने चाहिए। बुखार की अवस्था में जब रोगी को तेज ठंड लग रही हो, तब रोगी को गर्म कपड़े कभी नहीं उड़ाने चाहिए। ठंड लगने की स्थिति में रोगी के सिर पर बर्फ के पानी से भीगी पट्टी रखें। वह सारे शरीर को बर्फ के पानी से गीले कपड़े से पोंछें। बहुत जल्दी ही बुखार उतर जाएगा। बुखार की स्थिति में तुरंत लाभ के लिए उपवास करें। पशु पक्षी तो इस नियम का कड़ाई से पालन करते हैं। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने देखा होगा कि दूध देने वाले जीव जब अस्वस्थ होते हैं तो खाने का पूरी तरह परित्याग कर देते हैं और जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। हमारे शरीर का भी यही हाल है। बुखार में कमजोरी आना स्वाभाविक है। इससे बचने के लिए शहद पानी और नींबू का सेवन करें। मौसम के फलों का रस ले सकते हैं। ध्यान ये रखें कि कोई भी ठोस आहार न जाए। दिमाग को तनाव मुक्त रखकर पूर्ण विश्राम करें और सुबह की ताजी खुली हवा में टहलकर
लंबी गहरी सांस लें। इन सब नियमों का यदि हम पालन करें तो बुखार 2 या 3 दिनों में ही दूर भाग जाएगा। यह सारे उपचार इतने सरल हैं कि कोई भी साधारण आदमी इनको सरलता से कर सकता है। प्रश्न 31 अति अम्लता हाइपर एसिडिटी की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। अति अम्लता यानी कि हाइपर एसिडिटी की प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। उत्तर, आज के इस आधुनिक युग में सबसे अधिक पाए जाने वाले रोगों में से एक रोग है अम्लपित्त अर्थात हाइपर एसिडिटी, जिससे बहुत से लोग पीड़ित हैं। अनुचित आहार विहार तथा ऐसे भोजन का सेवन करना जिसका कोई मेल नहीं है, बिगड़ी हुई दिनचर्या, रात को देर से भोजन करना, तेज मिर्च मसालेदार चटपटे तले व खाद्य पदार्थों के सेवन करने तथा धूम्रपान करने से रोग बनता है। यह रोग वैसे तो कभी भी हो सकता है, लेकिन बारिश का मौसम इस रोग के लिए सबसे खतरनाक साबित होता है, क्योंकि इस मौसम में वातावरण में नमी व शीतलता आने से जठराग्नि मंद हो जाती है, जिससे पित्त में अम्लता बढ़ जाती है। एसिड कई बार भोजन नली में सांस की नली में पहुंच जाता है, जिससे रोगी को दमा और खांसी की तकलीफ हो सकती है। कभी कभी मुंह में एसिड के साथ खून भी आ सकता है। कभी कभी आमाशय में भोजन के साथ आमाशयिक रस ठीक से नहीं मिल पाते। भोजन नली और आमाशय की जोड़ पर एक विशेष मांसपेशी होती है जो सिर्फ कुछ खाते पीते समय पर ही खुलती है। जब इस मांसपेशी में विकृति आ जाती है तो कई बार यह अपने आप खुल जाती है और आमाशयिक रस भोजन नली में आ जाते हैं, जिसके कारण भोजन नली में घाव या सूजन आ जाती है। यह भी एसिडिटी एक दुर्लभ घटना है। ऐसे घावों को पता करने के लिए एंडोस्कोपी करवाकर देख लेना चाहिए। अम्लपित्त के लक्षण आहार का ठीक से न पचना, थोड़ा सा खाने पर ही पेट में भारीपन महसूस होना, पेट में गुड़गुड़ाहट, मल का बराबर न आना, छाती में जलन, खट्टा पानी व अन्न ऊपर की ओर आना, अच्छी नींद लेने पर भी सुबह थकान का अनुभव होना, अरुचि इस रोग का प्रमुख लक्षण है। अम्लपित्त का प्राकृतिक उपचार अम्लपित्त को दूर करने के लिए परहेज सबसे अच्छी औषधि है। ऐसे रोगी को चाहिए कि तीखा, चटपटा, मसालेदार तथा तले हुए खाद्य पदार्थों से बचें, या किसी विशेष परिस्थितियों में लेना ही पड़े तो कम से कम लें। अम्लीय खाद्य पदार्थों को बंद रखें। प्राकृतिक चिकित्सा में अम्लपित्त के उपचार के लिए कुंजल एक ऐसा माध्यम है, इसे वमन भी कहते हैं। सुबह नित्य कर्म करने के बाद कागासन में कौवे की तरह बैठकर इतना पानी पीवे जब तक उल्टी की इच्छा ना होने लगे। यह पानी 4 से 8 गिलास के बीच हो सकता है। इसके बाद मुंह में हाथ डालकर वमन करें। ऐसा करने से पेट की गंदगी, खट्टा पानी, पित्त पानी के साथ साथ बाहर निकल आएगा। इसके साथ सप्ताह में 2 बार गुनगुने पानी का एनिमा व ठंडा कटी स्नान, सर्वांग मिट्टी लेप, ठंडा फुल टब व भाप स्नान इस रोग को समाप्त करने में सहायक है। आहार अम्लपित्त के रोगी के आहार में पथ्य अपथ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका वजन अधिक है तो वजन कम करें तथा सात्विक भोजन करें। सब्जियों में लौकी, तोरई, चौलाई, बथुआ, परवल आदि अधिक लें। सुबह के समय आधा गिलास नारियल पानी प्रतिदिन लें। जब इस रोग की तीव्रता बढ़े उस समय ठंडे दूध में मिश्री डालकर लें। कुछ दिन फलाहार व रसाहार करने से इस रोग को ठीक किया जा सकता है। प्रश्न 32 गर्भपात क्या है, इसके प्रमुख कारण व प्रकार लिखें। प्रश्न 32 गर्भपात क्या है, इसके प्रमुख कारण व प्रकार लिखें। उत्तर, स्त्रियों के लिए मातृत्व एक सम्मानजनक उपाधि है जो नारी को पूर्णता प्रदान करती है। इस उपाधि को पाने के लिए नारियों को अनेक संकटों एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई ऐसी विकृतियां उपस्थित हो जाती हैं तो नारी की मातृत्व के सुख से वंचित कर देती हैं। उनमें से एक होता है बार बार होने वाला गर्भपात। गर्भपात का अर्थ होता है गर्भ का न ठहरना, अर्थात स्त्री का गर्भाशय भ्रूण को धारण नहीं कर पाता और यह असमय ही परिपक्वावस्था में स्रावित होकर निकल जाता है। जिस प्रकार एक खेत में बीज बोया जाता है
ताकि वह अंकुरित होकर फल फूल सके। परंतु किसी भी कारण से अगर वह बीज अंकुरित होकर भी अगर विकसित नहीं हो पाता तो उसमें उस खेत का दोष होता है, न कि बीज का। उसी प्रकार गर्भ की उत्पत्ति के बाद ऐसे मजबूत जड़ उपलब्ध कराने एवं जकड़ कर रखने की दृष्टि से स्त्री शरीर का क्षेत्र अर्थात गर्भाशय भी मजबूत और पुष्ट होना आवश्यक है। जब गर्भाशय कमजोर होता है तो वह गर्भ को जकड़ कर रखने में, उसको पालने में एवं उसका भार सहन करने में असमर्थ होता है और परिणाम स्वरूप गर्भपात हो जाता है। गर्भपात के कारण आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार शरीर के वायु एवं पित्त दोषों की विकृति से बार बार गर्भपात की समस्या पैदा होती है। पुत्रग्नि योनि रोग के नामों से इसका वर्णन अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। वायु के कारण रुखापन होने से स्त्री का रजवर गर्भ बीज दूषित हो जाता है और ऐसे बिगड़े हुए बीज से उत्पन्न गर्भ गिर जाता है। आचार्य सुश्रुत के उत्पन्न गर्भ के बार बार गिर जाने से रक्त दोष के साथ साथ पित्त दोष को भी कारण माना जा गया है। रूखे, गरम, तीखे, चटपटे, मसालेदार आहार पदार्थ के अधिक खाने से वायु और पित्त के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के अनुसार गर्भाशय की विकृति, गर्भाशय मुख की विकृति, मासिक चक्र की अनियमितता तथा या अधिकता, ल्यूकोरिया, अत्यधिक मैथुन, अप्राकृतिक मैथुन, हस्त मैथुन, अत्यधिक प्रभावी सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग, गर्भावस्था में संभोग, संभोग में अनेक आसनों का प्रयोग, शारीरिक श्रम की कमी, मानसिक चिंताओं की अधिकता, अत्यधिक भयभीत होने की दशा में भी गर्भपात हो सकता है। गर्भाशय मुख विकृति के कारण गर्भपात। गर्भाशय मुख विकृति के कारण गर्भपात। स्त्रियों में मासिक रजस्राव के समय गर्भाशय मुख कुछ प्रमाण के फैल जाया करता है। इससे गर्भाशय में भरे हुए रक्त को बाहर निकलने में आसानी होती है। बीज व शुक्राणु के गर्भाशय में आने तक गर्भाशय मुंह खुला रहता है। गर्भधारण न होने पर कुछ दिनों के बाद गर्भाशय मुख बंद हो जाता है और फिर से मासिक रजस्राव के समय खुलता है, परंतु एक बार गर्भधारण के बाद प्रसूति काल तक यह मुख नहीं खुलता है। अत्यधिक संभोग आदि के कारणों से गर्भाशय की मुख की मांसपेशियों में दुर्बलता आ जाती है और उसमें स्वाभाविक रूप से बंद होने की असमर्थता उत्पन्न हो जाती है। गर्भ के बढ़ने पर उसके भार से गर्भाशय मुख फैल जाता है, जिससे गर्भपात हो जाता है। गर्भाशय विकृति के कारण गर्भपात। गर्भ स्थापना के लिए गर्भाशय की दीवार का समतल होना आवश्यक होता है। कई बार गर्भाशय में गांठ, ट्यूमर की उपस्थिति गर्भ को टिकने नहीं देती। ट्यूमर के स्थान पर अगर गर्भ अपना स्थान बना लेता है तो वह बढ़ नहीं पाता। ऐसी स्थिति में गर्भाशय की दीवार में गर्भ का भार सहने की शक्ति नहीं होती और परिणाम स्वरूप गर्भपात हो जाता है। स्वाभाविक अवस्था में गर्भाशय की ऊंचाई 3 इंच होती है। गर्भ ठहरने के बाद गर्भाशय की लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ती है। कभी कभी गर्भ की वृद्धि के साथ साथ गर्भाशय की वृद्धि नहीं हो पाती, जिससे गर्भाशय का भार वह सहन नहीं पाता और गर्भपात हो जाता है। गर्भाशय के बीच पर्दा होने पर या गर्भाशय खंडों में विभक्त होने पर भी गर्भपात हो जाता है। गर्भाधान के बाद गर्भाशय की दीवारें नरम और मोटी हो जाती हैं, जिससे फलित बीज इसी दीवार पर अपना स्थान बना लेता है और वही बढ़ने लगता है। अगर गर्भाशय की दीवार की मोटाई कम हो तो फलित बीज अंदर प्रवेश नहीं कर पाता या प्रवेश करने पर भी उसकी जड़ मजबूत नहीं हो पाती। समयानुसार गर्भ बढ़ने लगता है, लेकिन जड़ की कमजोरी के कारण वह गिर जाता है। बार बार का गर्भपात क्या है? सामान्यतः 3 या उससे अधिक बार होने वाले गर्भपात को बार बार होने वाला गर्भपात कहा जाता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में हैबिचुअल एबॉर्शन कहा जाता है। आम भाषा में 3 महीने के अंदर होने वाले गर्भस्राव तथा उसके बाद में महीनों में होने वाले को गर्भपात कहा जाता है। स्त्री का मासिक चक्र प्रायः 28 दिनों का होता है। मासिक रजस्राव के बाद 14 से 16वें दिन तक या कभी कभी 18वें दिन तक स्त्री का बीज ग्रंथि से एक बीज पककर गर्भाशय में आता है। प्रतिमाह एक बीज पककर विकसित होकर गर्भाशय की ओर बढ़ता है। इस समय अगर पुरुष के शुक्राणु के साथ संयोग हो जाता है तो गर्भ नियति की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। गर्भाशय की दीवार में गर्भ के लिए मुलायम गद्दी स्वयं ही तैयार हो जाती है। गर्भाशय शिथिल और नरम हो जाता है तथा गर्भाशय का मुंह कसकर बंद हो जाता है। गर्भपात के अन्य प्रकार। कभी कभी अन्य प्रकार की बीमारियां, शारीरिक कमजोरी, आहार विहार की कमी या अनियमितताएं, अधिक वजन उठाना आदि के कारणों से भी गर्भपात हो जाया करता है। गर्भपातों की शुरुआत में पेट में वेदना होती है,
और धीरे धीरे मरोड़ आती है तथा भ्रूण गर्भाशय के बाहर निकल जाता है। बार बार होने वाले गर्भपात की स्थिति में पेट में वेदना दर्द नहीं होता है। गर्भधारण के 14 दिन के बाद गर्भ के आसपास का जल स्रावित होना आरंभ हो जाता है और बाद में गर्भ निकल जाता है। बार बार गर्भपात के रोगी में यह पाया गया है कि पहले के बाद में और दूसरे बाद में तीसरे में गर्भपात की संभावना क्रमशः 20, 25 और 30% तक अधिक बढ़ जाती है। बीमारी की पहचान। बार बार गर्भपात होने की पहचान निम्नलिखित बातों को देखकर किया जाता है। पहला, गर्भधारण के 14वें सप्ताह के बाद 2 या अधिक बार गर्भपात पूर्व इतिहास पर नजर डालें। दूसरा, गर्भधारण के बाद योनि परीक्षण के दौरान अगर गर्भाशय का मुख 3 सेंटीमीटर से भी अधिक खुला होगा तो गर्भाशय का मुख अवश्य ही फैल जाएगा और गर्भपात होना निश्चित है। तीसरा, गर्भपात वेदना रहित होता है। इन सबकी स्थिति जानने के लिए हिस्टोग्राम नामक परीक्षण करा लेना आवश्यक होता है। प्रश्न 33 गर्भावस्था के भ्रूण का विकास क्रम लिखो। गर्भावस्था के भ्रूण का विकास क्रम लिखिए। उत्तर, गर्भधारण के प्रथम दिन से ही भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है। 8वें सप्ताह में भ्रूण मनुष्य जैसा दिखने लगता है। उसके शरीर के मुख्य अंगों का निर्माण इस 8वें सप्ताह तक हो चुका होता है। शिशु की धड़कन इस समय में महसूस की जा सकती है। 4 माह या 16वें सप्ताह में शिशु के लिंग का पता लगाया जा सकता है। 24वें सप्ताह में शिशु की त्वचा मोटी होनी शुरू हो जाती है। इस समय से में मां की पीठ व कमर का दर्द बढ़ जाता है। 32वें सप्ताह में शिशु के फेफड़े का विकास पूर्ण हो जाता है और शिशु हाथ पैर उठाकर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। 40वें सप्ताह में गर्भावस्था की अवधि पूर्ण हो जाती है। 40वें सप्ताह तक पहुंचते ही शिशु का सिर, त्वचा व सिर पर बाल उग आते हैं और अब किसी भी दिन शिशु का जन्म हो सकता है। प्रश्न 34 गर्भावस्था में कौन से इंजेक्शन आवश्यक हैं? गर्भावस्था में कौन से इंजेक्शन आवश्यक हैं? उत्तर, गर्भ ठहरने के चौथे 5वें महीने में या 20 सप्ताह बाद टेटनेस का पहला टीका व इसके ठीक 6 सप्ताह बाद दूसरा टेटनेस का टीका लगवाना बहुत आवश्यक है। तीसरा टीका संभावित प्रसव तिथि के 2 सप्ताह पूर्व भी लगवा सकते हैं। इससे शिशु भी सुरक्षित हो जाता है। प्रश्न 35 प्रातःकालीन उल्टी का उपचार लिखो। उत्तर, प्रातःकालीन उल्टी गर्भावस्था के प्रथम माह से तीसरे माह तक बहुत महिलाओं को सुबह से समय जी मचलाना या उल्टी होने की समस्या हो जाती है। यह समस्या गर्भाशय के आकार का बढ़ना व अमाशय पर दबाव पड़ने की वजह से उत्पन्न होता है। उपचार, 100 ग्राम सौंफ 1 लीटर पानी में उबालकर छान कर रख लें। गर्भवती इस जल का ही सेवन करें तो इससे लाभ मिलेगा। संतरा, मौसम्बी आदि रसदार फलों का सेवन करें। प्रश्न 36 निम्न पर टिप्पणी लिखो। स्तनपान और दूसरा मृत्यु दर। पहला है स्तनपान। स्तन का दूध एक आदर्श पोषण आहार है। माँ का दूध संदूषण मुक्त होता है, आसानी से पचता है। यह दूध शिशु की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। यह जबड़े के स्नायु के प्रत्यक्ष विकास में सहायता करता है। माँ के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। माँ के दूध में 9 ऐसे प्रोटीन होते हैं जो किसी भी खाद्य पदार्थ से प्राप्त नहीं किए जा सकते। स्तनपान पेट व श्वसन संबंधी बीमारी को घटाता है। इसका तापमान उचित होता है। स्तन के 100 मिलीलीटर दूध से औसतन 70 कैलोरी तथा 1.1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। प्रतिदिन का औसत स्राव लगभग 600 मिलीलीटर होता है। जन्म से लेकर 4 माह के बाद वह दूध छुड़ाने तक माँ का दूध शिशु के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। स्तनपान शिशु के जन्म से 4 माह तक पूर्ण आहार है। यह शिशु के शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। माँ के स्तन से शुरू में निकलने वाला कोलेस्ट्रम नाम का पीला पदार्थ शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा है मृत्यु दर वर्ष के दौरान कुल होने वाली मृत्यु की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। मृत्यु दर जानने की आवश्यकता जन सामान्य के स्वास्थ्य, रहन सहन का स्तर व देश के विकास का आंकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मृत्यु दर इक्वल वर्ष के दौरान हुई मृत्यु की संख्या डिवाइड बाय वर्ष की जन्म संख्या इंटू 1000। इस तरह से मृत्यु दर निकाली जाती है। मृत्यु दर इक्वल वर्ष के दौरान हुई मृत्यु की संख्या डिवाइड बाय वर्ष की जन्म संख्या इंटू 1000। प्रश्न 37
निम्न शिशु रोगों की उत्पादित एवं प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। निम्न शिशु रोग की उत्पादित और प्राकृतिक चिकित्सा लिखो। पहला है अतिसार, दूसरा निर्जलीकरण, तीसरा पेट दर्द और चौथा खांसी जुकाम। पहला अतिसार। अतिसार का अर्थ है बार बार पतले दस्त आना और कभी कभी दस्त के साथ खून का आना। बार बार दस्त के कारण शरीर में पानी बाहर जाता रहता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जो बहुत खतरनाक है। कारण खाने व पीने वाली पदार्थों का गंदा होना, और जब शिशु को गैर गंदी चीजें दे दी जाती हैं तो अतिसार हो जाता है। चिकित्सा: जीवनदायी घोल, नारियल पानी, चावल का मान। दूसरा है निर्जलीकरण। अतिसार रोग होने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उस अवस्था को निर्जलीकरण कहते हैं। कारण अतिसार और जल की कमी। चिकित्सा: जीवनदायी घोल, पानी प्लस नमक प्लस चीनी। बनाने की विधि: 200 से 250 ml साफ शुद्ध जल, उसमें 3 उंगली से चुटकी बनाकर 1 चुटकी नमक मुड़ी हुई हथेली भर के चीनी मिलाकर उसे बार बार पीने को दें। जीवनदायी घोल आंसू से ज़्यादा नमकीन नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखने की बात है। तीसरा पेट का दर्द। पेट में दर्द बच्चों की एक आम समस्या है। 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पेट दर्द को महसूस नहीं करते, लेकिन 3 वर्ष से अधिक उम्र में दर्द महसूस किया जा सकता है। कारण परजीवन संक्रमण, खान पान संबंधी डायरिया, पेचिश। चिकित्सा: हींग और घी मिलाकर नाभि के चारों तरफ लगाने से पेट का दर्द समाप्त हो जाता है। अजवाइन और काला नमक का पानी 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दें। खांसी जुकाम: शिशु का शरीर बहुत नाजुक होता है। मुख्य रूप से शिशु के लिए पहली सर्दी में अधिक बचाव करने की आवश्यकता अधिक होती है। ठंडा मौसम शरीर में खांसी जुकाम लाता है। जुकाम होने पर शिशु की नाक बहना शुरू हो जाती है या श्लेष्मा के कारण बंद हो जाती है और शिशु मुंह से श्वास लेना शुरू कर देता है। सर्दी की अधिकता से फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है। तुरंत उपाय न किए जाए तो निमोनिया भी हो सकता है। शिशु को खांसी जुकाम होने पर सरसों का तेल छाती, नाभि व हाथ पैरों की अंगुलियों के नाखूनों पर लगाने से आराम मिलता है। इस अवस्था में तलों की मालिश करने से जुकाम तुरंत रुक जाता है। प्रश्न 38। रक्तचाप क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? इसे नापने के यंत्र का नाम क्या है? रक्तचाप क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? इसे नापने के यंत्र का नाम क्या है? उत्तर है रक्तचाप हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त शिराओं के द्वारा हृदय तक पहुंचता है और शुद्ध होकर धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में संचारित होता है। हृदय जिस दबाव से रक्त को ग्रहण करता है और फेंकता है, उससे धमनियों में पड़ने वाला दबाव ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहलाता है। इसे बाएं हाथ के रेडियस अल्टरिस से नापना चाहिए। उच्च रक्तचाप, इसे अंग्रेजी में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस रोग में रक्त ले जाने वाली नली में विकारों के इकट्ठा हो जाने से धमनियां सक्रिय पड़ जाती हैं और रक्त के संचार में रुकावट पैदा होती है, जिसके कारण हृदय को अधिक काम करना पड़ता है, जिससे रक्त का दबाव बढ़ जाता है। इसे ही हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। रोग के लक्षण: सिर में भारीपन, चक्कर आना, हृदय में घबराहट व हृदय गति का बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बढ़ जाना आदि। निम्न रक्तचाप, इसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यह रोग शरीर में रक्ताल्पता, एनीमिया व सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण होता है। अधिकतर महिलाएं इस रोग से पीड़ित रहती हैं। रोग के लक्षण: यह रोग होने पर सिर में दर्द, आंखों के सामने अंधेरा आना, गुस्सा बढ़ जाना, शरीर शक्तिहीन हो जाना, कमजोरी महसूस होना आदि है। रक्तचाप ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार के रक्तचाप के रोगी की कुछ दिन फलाहार व रसाहार रहना चाहिए। भोजन में मिर्च, मसाले, तले हुए खाद्य पदार्थ व गरिष्ठ भोजन से परहेज रखना चाहिए। भरपूर जल का सेवन करें। नियमित सैर, योगासन व प्राणायाम के द्वारा मन को विश्राम देना चाहिए। सप्ताह में 1 से 2 बार गुनगुने पानी का एनिमा पेड़ों व सिर पर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करें तो रक्तचाप से संबंधित बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। प्रश्न 39। रोगी का इतिहास रोग निदान में किस प्रकार सहायक है? यह किस प्रकार से किया जाता है? रोगी का इतिहास रोग निदान में किस प्रकार सहायक है? यह किस प्रकार से किया जाता है? रोगी का इलाज करने से पूर्व रोगी का इतिहास लेना बहुत आवश्यक है। इससे रोग निदान करने में सरलता बन जाती है। रोग का इतिहास केस हिस्ट्री लेते समय रोगी की नाड़ी गति, ब्लड प्रेशर, हृदय गति, जीभ का रंग, आंखों का रंग, त्वचा का लचीलापन देखने के साथ साथ पेट को दबाव देकर अंगों का अनुभव करें।
रोग कितना पुराना है, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या है, अब तक का इलाज लिया है, परिवार में अन्य लोगों को क्या क्या बीमारियां हैं, मानसिक स्थिति क्या है, भूख प्यास कैसे लगती है, रोगी की पूरी दिनचर्या भी लिखी जानी चाहिए। रोग के संबंध में अब तक हुई मेडिकल जांचें व अन्य रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए और आवश्यकता लगे तो अन्य जांच भी कराई जा सकती है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगी सभी चिकित्सा पद्धति अपनाने के बाद आता है और कभी कभी रोग के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर प्राकृतिक चिकित्सा के पास पहुंचता है। अतः रोगी का पूरा इतिहास जानकर ही रोगी की चिकित्सा आरंभ करनी चाहिए। प्रश्न 40, स्त्रियों में रसौली फाइब्रॉइड रोग किन कारणों से होता है, इसकी प्राकृतिक चिकित्सा बताइए। आज के समय में उत्तर, आज के समय में अधिकांश महिलाएं गर्भाशय में रसौली यूट्रस फाइब्रॉइड रोग से पीड़ित हैं। इसी प्रकार महिलाओं में एक और बीमारी आजकल हो रही है जिसका नाम है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। गर्भाशय में रसौली होना हार्मोन्स के असंतुलन का परिणाम है जिसके कारण गर्भाशय में छोटी छोटी गांठ बन जाती है जो सोनोग्राफी द्वारा देखी जा सकती है, जिसके कारण महिलाओं का मासिक धर्म प्रभावित होता है और 6 माह से 1 साल तक भी कई बार रक्तस्राव नहीं होता, जिसके कारण पूरे शरीर व शरीर के अन्य तंत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। गर्भाशय रसौली के कारण शरीर का वजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है और कम खाने पर भी कम नहीं होता है। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा यह रोग समाप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक उपचार, पेड़ों पर नियमित मिट्टी की पट्टी, पेड़ों पर गर्म ठंडा सेक व गर्म ठंडा कटी स्नान इस रोग में लाभदायक है। कुछ महीने फलाहार व रसाहार ही करें तो यह रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। प्रश्न 41, लोचिया किसे कहते हैं, प्रसव के बाद यह कितने दिनों तक आता है। उत्तर, प्रसव के बाद महिलाओं को कुछ दिनों तक चलने वाला रक्तस्राव लोचिया कहलाता है। ब्लीडिंग आफ्टर द बर्थ, यह रक्तस्राव रक्त के हल्के रंग के होने तक होता रहता है। सामान्यतः यह रक्तस्राव 15 से 21 दिन तक चलता है। जैसे जैसे गर्भाशय मजबूत होता है रक्तस्राव बंद होना शुरू हो जाता है। अधिक से अधिक यह 7 सप्ताह तक चलता है, लेकिन यह उन महिलाओं को होता है जो गर्भावस्था से पूर्व शारीरिक श्रम कम करती हैं। धन्यवाद। जय भगवान।